एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। सो जैसा कि हम चैप्टर 3 कर रहे थे, चैप्टर 3 में हमने चोला एडमिनिस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो आइए शुरू करते हैं। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगे। आपके लिए वीडियोज़ बनाने का मेरा रियल मोटिवेशन यही है कि मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है इन सब चीज़ों से ही। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सो कमेंट नहीं करेंगे, सो मुझे लगेगा कि आप लोग नहीं देख रहे वीडियोस, तो मेरा वीडियो बनाने का फिर मन नहीं करता। सो आप लोग प्लीज़ इंटरेक्ट करिएगा। सो आइए हम शुरू करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन होते हैं, क्या होता है, व्हाट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि व्हाट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जैसा कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने से पहले आप ज़रा आ जाओ मॉडर्न हिस्ट्री में, मतलब आप आ जाओ अभी के टाइम में, ठीक है, अभी के पीरियड ऑफ टाइम में आओ। तो इस टाइम में आओ तो आप देखोगे कि हमारा जो है डिसेंट्रलाइजेशन, अगर आप जानते हो क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा है डिसेंट्रलाइजेशन। देखो हमारा ना 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और फिर आता है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका जो है मोस्ट पावरफुल जो होता है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल नहीं, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर आपके, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। देन उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट वाइज, स्टेट वाइज, एंड देन फिर आते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आपका जैसे कि आपके सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होंगे, विलेजेस में पंचायत होंगे, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब लोकल मतलब छोटे छोटे एरियाज़ में भी आपकी गवर्नमेंट है, जो कि जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, सब लोगों तक जो है सुविधाएं पहुंच सके, समझ रहे हो? तो ठीक वैसा ही है, मतलब सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, विलेजेस में पंचायत होती है, तो वही है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आज का कॉन्सेप्ट नहीं है ये उस समय में भी था। कब? एंशियंट टाइम में। हम सोचते हैं कि अभी का डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी, ठीक है, 3 पार्ट्स में बांटा गया, थर्ड चीज आया, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट आई, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। तो ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। तो देखो व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो अभी मैंने समझाया वही इसमें लिखा हुआ है। इन अ सिंपलिस्टिक मैनर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक सिस्टम है इन विच द रेजिडेंट्स ऑफ टाउन्स, विलेजेस एंड रूरल एरियाज इलेक्ट देयर लोकल काउंसिल्स एंड देयर हेड्स। तो रेजिडेंट्स यानी जो लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, टाउन के, विलेज गांव के, ठीक है, रूरल एरियाज गांव के जो इलाके हैं, वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट करते हैं किसको, लोकल काउंसिल्स को और उनके हेड को। मतलब एक काउंसिल मतलब मेंबर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और उनका हेड होता है उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सच एन इलेक्टेड बॉडी, और जो इलेक्टेड बॉडी इलेक्ट किया लोगों ने, तो अब वो जो इलेक्ट कर दिया लोगों को, तो जो इलेक्टेड बॉडी बनी विद इट्स हेड, उसका एक हेड होगा, इज ऑथराइज टू रिजॉल्व इंपॉर्टेंट इशू। तो जो भी टाउन के, विलेज के या रूरल एरिया के जो भी इशू होंगे, उसको कौन संभालेगा, कौन देखेगा, ये लोग। कौन? लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्टेड बॉडी होती है, लोगों द्वारा ये इलेक्ट की जाती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ होते हैं, लोकल काउंसिल होता है, उसका एक हेड होता है, और फिर वो क्या करेगा, जो है इश्यूज़ को संभालेगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाटर सप्लाई, और भी छोटे छोटे इश्यूज जो रिलेटेड है एरिया से, तो उन सबको रिजॉल्व करने का काम होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। प्रेजेंटली द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट सिमिलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटलमेंट्स। तो ये जो आज के समय का हमारा, जो अभी मैंने आपको बताया, आज के समय में आप आओ तो आज के समय में इंडिया में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ठीक वैसा ही उस समय में भी था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर में आप ले लो इन अर्बन एरियाज, जो शहरी एरियाज है, शहर वाले एरियाज है, लाइक सिटी ऑफ कोलकाता, मुंबई एट्सेट्रा, इन सब की लोकल बॉडीज़ है, छोटी छोटी लोकल बॉडीज़ है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन बोलते हैं, या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशन, है ना, सिटीज़ में। फिर इन रूरल एरियाज, अब आ जाओ गाँव वाले एरियाज में। अर्बन मतलब शहर, रूरल मतलब गाँव, ठीक है। तो रूरल एरियाज द लोकल बॉडीज आर नोन एज पंचायत्स। जो गांव वाले एरियाज होते हैं, वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनको क्या बोलते हैं, पंचायत्स। इन द एंशियंट पीरियड द क्रेडिट ऑफ सेटिंग अप ऑर्गेनाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिलोंग्स टू द चोलास। और एंशियंट पीरियड में ये जो क्रेडिट जाता है एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का, सो वो क्रेडिट किसके पास, किसको जाता है, चोलास को। इस वजह से चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इनफैक्ट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उनकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं विलेजेस की, ठीक है। विलेज
विलेज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है विलेज, ठीक है, सबसे छोटा एक यूनिट है कहाँ का, चोलास का। विलेज वॉज द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, बेसिक मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉल यूनिट। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का स्मॉल यूनिट क्या है, विलेज। द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी केस में नहीं है, तो इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में। मोस्ट यूनिक फीचर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी सेंट्रल को आके या स्टेट को आके नहीं इसको चलाना पड़ रहा, ये अपने आप में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। ईच विलेज वॉज इंडिपेंडेंट इन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट। अपनी गवर्नमेंट, अपना जो इकोनॉमी है उसमें ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, किसी को आके नहीं चलाना पड़ रहा, सिंपल बात, ठीक है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वही पूरी तरीके से इसको चला रही है। द ऑफिशियल्स पार्टिसिपेटेड इन विलेज अफेयर्स एज मेयर एडवाइजर्स एंड ऑब्जर्वर्स रेदर देन एन एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो ऑफिशियल्स है यहाँ के वो विलेज अफेयर्स में कोई भी काम होता है विलेज का तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एज अ एडवाइजर, मतलब वो एडवाइस देते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। डिसीजन लेने का काम तो राजा का ही है, डिसीजन राजा ही लेगा, लेकिन एज अ एडवाइजर, एज अ ऑब्जर्वर ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करते हैं। द विलेज ऑटोनॉमी हेल्ड इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंट्रल लेवल। ये जो विलेज है ना, ये अपने आप में इसी तरीके से इंडिपेंडेंट है कि अपने ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट के लिए इसे सेंट्रल लेवल यानी राजा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में इतनी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आइडिया बिहाइंड द विलेज ऑटोनॉमी वॉज टू अलाउ द विलेज टू बी एडमिनिस्ट्रेट बाय द विलेजर्स देमसेल्फ। जो यहाँ के विलेज के लोग हैं, विलेजर्स, ये इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट है कि अपने आप को खुद एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं, अपने आप में कुछ भी अगर चीज़ आती है, होती है तो खुद ही हैंडल कर लेते हैं, हैंडल देमसेल्व्स, ठीक है, अपने आप में हैंडल कर लेते हैं। सो दैट इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, दैट इज़ विलेज। बात करते हैं विलेज असेंबली की, ठीक है, विलेज था, ठीक है, विलेज स्मॉलेस्ट यूनिट। अब हम बात करते हैं यहाँ की असेंबली की। नाउ असेंबली क्या है, देखो, बेसिकली द चोला रिकॉर्ड्स रिवील दैट इन ऑर्डर टू इंश्योर द विलेज इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी विलेज असेंबली वॉज फॉर्म्ड। चोला रिकॉर्ड्स ये रिवील करता है कि अगर विलेज के इंडिपेंडेंस और उसकी ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस को, सेल्फनेस को अगर हमें कायम रखना है, इंश्योर करना है, तो हमें एक असेंबली फॉर्म करनी पड़ेगी। असेंबली यानी ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। अब विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए मार्क कर लेना। विलेज को डिवाइड कर दिया गया वार्ड्स में। अब विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स, एक विलेज था, मान लो एक विलेज है तो उसको भागों में बांट दिया, मतलब फिर से यूनिट्स में बांट दिया, दैट इज वार्ड्स। ईच वार्ड कुड कैन असेंबली ऑफ मेंबर्स, हर एक वार्ड में ईच वार्ड कुड कॉल, तो हर एक वार्ड एक असेंबली ऑफ मेंबर्स, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो है बना सकता है। इन जनरल असेंबलीज इंक्लूडेड विलेजर्स हु वर लोकल रेजिडेंट्स। अब ये असेंबली में कौन होगा, ये जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, सो बेसिकली जो विलेजर्स यानी जो रेजिडेंट्स है, लोकल रेजिडेंट्स, विलेज के जो लोग रहने वाले लोग हैं वही बेसिकली वो मेंबर्स बनेंगे। द रेजिडेंट्स बिलोंग टू 3 कैटेगरीज। अब ये रेजिडेंट्स यानी जो रहने वाले लोग हैं विलेज में, ये 3 तरीके के लोगों को कैटेगराइज कर दिया गया, नेमली उर, सभा एंड नगरम। उर, सभा एंड नगरम। तो देखो सिंपल सी बात है, विलेज है, ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जैसे मैंने आपको बताया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, एंड उससे भी छोटा, उससे भी नीचे आ जाओ और भी छोटे एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए आ जाता है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में होता है अभी भी, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हमने बात करी कि जैसे रूरल एरियाज़ में अलग है, पंचायत होती है, और जो सिटीज़ है, टाउन्स, वहाँ पे आपके जैसे कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इस तरीके से। तो हम चोला एम्पायर्स की बात करें, चोला एम्पायर की, चोला एम्पायर में जो है स्मॉल यूनिट क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ की थी, विलेज की, ठीक है। तो विलेज के बारे में हमने देखा कि बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। इसका यूनिक फीचर क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है, अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट है, इकोनॉमिक गवर्नमेंट अपने आप में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। डिसीजन चाहे राजा ले, लेकिन जो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये खुद में ही अच्छे से खुद से ग्रोथ करते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रोथ मेकिंग में, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो इंडिपेंडेंस है इनकी, इनका जो सेल्फनेस है, इसको इंश्योर करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, ग्रुप बनाया, विलेज असेंबली बनाई। विलेज असेंबली यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनाए इन्होंने, ठीक है। और जो विलेज था उस एक विलेज को फिर से बांट दिया वार्ड्स में, मतलब छोटे छोटे और क्षेत्रों में बांट दिया ताकि और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, ठीक है। तो ईच वार्ड में, हर एक वार्ड में जो है असेंबली बनाई गई मेंबर्स की, ठीक है। और अब ये असेंबली में जो लोग हैं वो कौन होंगे, कहीं दूसरे देश से तो आएंगे नहीं, तो वो वहीं के लोग होंगे, विलेज के ही लोग होंगे, लोकल रेजिडेंट्स, वहाँ के रहने वाले लोग। अब वो जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनको भी 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया, जिनका नाम था उर, सभा एंड नगरम। अब देखो उर, सभा, नगरम क्या है। उर में कौन आते हैं, द उर कंसिस्टेड ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी विलेज हु पेड एन अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी कि जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी विलेज के लोग हैं, ठीक है,
लेकिन ये लोग क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। नॉर्मली द उर वॉज ओपन टू ऑल द एडल्ट मेल मेंबर्स, उर जो है ओपन है सभी एडल्ट मेल मेंबर्स के लिए, एडल्ट यानी जो बड़े हैं 21 ईयर्स होगा, मेल मेंबर्स होंगे, फीमेल्स आर नॉट अलाउड, मेल मेंबर्स एडल्ट 21 प्लस है ना। बट इन प्रैक्टिस द ओल्डर मेंबर्स हैड अ बिगर रोल इन द मीटिंग। अब जो ओल्डर है, एडल्ट तो कोई भी आ जाएगा ना 21 से प्लस, अब मान लो जो ओल्ड मेंबर्स है, जो बहुत पुराने बुजुर्ग है, अब वो क्या है, उनका बड़ा हाथ है, कैसे, मीटिंग के लिए। मीटिंग वगैरह ओल्डर मेंबर्स से करवाई जाती है, ठीक है, मीटिंग होगी तो ओल्डर मेंबर्स का बड़ा हाथ है उसमें। तो उर में कौन आते हैं, सारे के सारे एडल्ट मेल्स, ओनली एडल्ट मेल्स जो कि अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं, ठीक है। फिर है सभा। द सभा वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्राह्मण्स ऑफ द विलेज। सभा में सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे, ब्राह्मण्स आएंगे, आपके विलेज के जो भी ब्राह्मण्स है जितने, वो सब सभा में आएंगे। Sometimes it constituted of the residents of the village gifted to the Brahmins. Election of the sabha was by lot. मतलब इलेक्शन जो होता है सभा में वो कैसे होता है, कॉमन पीपल के थ्रू, लॉट माने कॉमन पीपल। दिस मीन्स द मेंबर्स वर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अमंग्स दोज प्रेजेंटली फिजिकली। तो जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा उस समय में, तो वहाँ पे उनको रैंडमली चूज कर लिया जाएगा कि हाँ तुम आ जाओ, एज अ मेंबर तुम बन जाओ। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एन इंस्क्रिप्शन इंग्रेव्ड ऑन द टेम्पल वॉल एट द उत्तरमरूर अ विलेज एंड प्रेजेंट तमिलनाडु, प्रेजेंट आज तमिलनाडु में, ये आपका एक विलेज है, विलेज में एक टेम्पल है ये, ठीक है। टेम्पल वॉल पे, ये जो टेम्पल वॉल है, टेम्पल का नाम क्या है, उत्तरम, देखो ना, उत्तरम एरुर, उत्तम एरुर, ठीक है। नाम भी पता नहीं कैसे कैसे बनाए हुए हैं, तो ये नाम है। और उसके वॉल पे इंस्क्रिप्शन जो है इंग्रेव किया हुआ है, नरेट्स हाउ लोकल सभा फंक्शन ड्यूरिंग द चोला रूल। और उसमें क्या नरेट किया हुआ है, उसमें नरेट किया हुआ है कि लोकल सभा जो है किस तरीके से चोला रूल के दौरान फंक्शनिंग करता था, कैसे चलता था, ठीक है। सो बेसिकली सभा आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब आते हैं नगरम में। द विलेज असेंबली नगरम वॉज फाउंड मोर कॉमनली इन द लोकेलिटीज वेयर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर इन मेजोरिटी एंड इन अ डोमिनेंट पोजीशन, यानी बिजनेस क्लास। डोमिनेंट पोजीशन सोसाइटी का किसका है, बिजनेस क्लास का। तो ट्रेडर्स मर्चेंट्स जहाँ आ जाते हैं, सो बेसिकली वे दैट इज नगरम। नगरम मीन्स बोले तो सिटी, जो लोग जो है अपने विलेज से बाहर निकल कर जो है शहरों में आते हैं काम करने के लिए, तो उन लोगों के लिए विलेज असेंबली बनाई गई, दैट इज़ नगरम, ठीक है, जिसमें आपके ट्रेडर्स और मर्चेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी में ट्रेडर्स और मर्चेंट्स आते हैं नगरम में, ठीक है। सो दैट इज़ विलेज असेंबली। विलेज असेंबली में जो रेजिडेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया, उर, सभा एंड नगरम, ठीक है। तो आपका जो भी यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन है इनको मार्क कर लीजिएगा, ये आपका यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन। अब इतना जो भी हमने चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इतना कुछ पढ़ा, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो देखो इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज एफिशिएंसी कैरेक्टराइज फंक्शनिंग ऑफ द ऑटोनॉमस रूरल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली बोले तो इंग्लिश इतना मैंने नहीं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू थोड़ी बनेगा। देखो सिंपल सी बात है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, मतलब सबसे अट्रैक्टिव फीचर यही है कि इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी है इसकी, ठीक है। रूरल इंस्टीट्यूशन की, मतलब सेल्फ रूरल इंस्टीट्यूशंस है यहाँ के, ठीक है, खुद से जो सेल्फ इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ की, दैट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है, जैसे कि हम पढ़ रहे थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात, टैक्स की बात हम बात कर रहे थे, टैक्स की बात, तो यहाँ पे क्या किया गया है, येट इट मे बी एम्फसाइज दैट द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज समटाइम्स वेरी हार्श। ये जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता है वो कई बार बहुत ज़्यादा हार्श होता है, ठीक है। लोग अगर नहीं दे पाते तो भी उनसे कलेक्ट किया जाता है, उनको मार पीट के, ठीक है। और उस समय क्या करते हैं विलेजर्स, क्या करते हैं विलेजर्स को कंप्लेन करना पड़ता है, रॉयल ऑफिशियल्स जो कलेक्ट करते हैं लैंड रेवेन्यू, तो उनके खिलाफ उन्हें कंप्लेन करनी पड़ती है इस तरीके से जब वो हार्श ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद व्हेन सेंट्रल कंट्रोल वीकेंड, जब कोई राजा की तरफ से कोई दबाव नहीं पड़ता, लोकल ऑपरेशन बिकम अनरेस्ट्रेंड instances are not rare when people from villages met together and decided upon common action against arbitrary and high tax or duty। अब अगर राजा की तरफ से कोई अगर नहीं आता विचार, ठीक है, अगर वो राजा कोई डिसीजन नहीं लेता इसके खिलाफ कि भाई उन पे हार्श ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो फिर क्या होता है, जो वहाँ के जो कॉमन पीपल्स हैं विलेज के, वो सारे एक साथ मीटअप करते हैं और डिसाइड करते हैं कॉमन एक्शन कि उन्हें क्या करना चाहिए अगेंस्ट उनके साथ जो गलत हो रहा है, उन पर जो हाई टैक्स लगाया जा रहा है, किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ वो लोग खुद से कोई एक्शन लेते हैं एक साथ मीटअप करके, ठीक है। सो दैट इज़ द कंक्लूजन। आई होप आपको समझ आया होगा।
और अब ये जो आप देख सकते हैं मेरी बुक में, ये जो पार्ट है द रोमन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर कंपैरिजन, तो ये पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्या है, मिसप्रिंट किया हुआ है बुक में, देखिए रोमन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर, रोमन एम्पायर एंड गुप्ता में है ना, तो ये मिसप्रिंट है, तो इस वजह से मैंने इसे काटा हुआ है। अगर आपकी बुक में भी है तो आप इसको कट कर दें, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हो जाएगा कंप्लीट, और बेसिकली हमारा सेमेस्टर 1 के जितने भी चैप्टर्स थे वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सो प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, साथ ही साथ MCQs बने हुए हैं, तो जाके ज़रूर देखना, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, द मुगल एम्पायर एंड ओटोमन एम्पायर कंपेयर्ड, ठीक है, मतलब कंपैरिजन। अब बेसिकली हम कंपैरिजन करेंगे मुगल एम्पायर और ओटोमन एम्पायर के बारे में, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करने वाले फिर से दो एम्पायर्स के बीच में, एक मुगल एम्पायर और एक ओटोमन एम्पायर। सो देखो, इन द 15th and 16th centuries the greatest part of the Muslim world was integrated into 3 great empires. 15th और 16th सेंचुरी में जो ग्रेट पार्ट था मुस्लिम वर्ल्ड का, मतलब जो मुस्लिम्स थे उनका जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो पार्ट था, तो वो 3 ग्रेट एम्पायर्स में बटा हुआ था। 3 ग्रेट एम्पायर्स थे मुस्लिम वर्ल्ड के, 3 ग्रेट एम्पायर्स, ठीक है। देयर वर, कौन कौन से थे, द ओटोमन्स, सफाविड्स एंड मुगल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ओटोमन्स, सफाविड्स एंड मुगल्स ऑफ इंडिया। देयर वर सम रिजेम्बल्स बिटवीन द ओटोमन एम्पायर एंड द मुगल एम्पायर एंड हेंस अ कंपैरेटिव स्टडी में बी अटेम्प्टेड। अब कुछ ना कुछ आप देखेंगे ओटोमन एम्पायर और मुगल एम्पायर के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, कुछ डिफरेंसेस है, तो उसी से हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, कंपैरिजन स्टडी करेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ द एम्पायर्स, मुगल एम्पायर और ओटोमन एम्पायर कैसे बना, ठीक है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। So Professor Albert Horney has remarked that instances are not rare to show that the formation of state or an empire with dynastic rule was possible only with military force. तो प्रोफेसर एल्बर्ट हॉर्नी है, ठीक है, ध्यान रखना, प्रोफेसर एल्बर्ट हॉर्नी है, उन्होंने रिमार्क किया है, बताया है कि जो फॉर्मेशन होता है स्टेट का, स्टेट माने कंट्री का या एम्पायर का, वो डायनेस्टिक रूल से तो होता है, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। डायनेस्टिक रूल तभी पॉसिबल है जब मिलिट्री फोर्स होगा, यानी कि अगर आप किसी एम्पायर को स्टैब्लिश कर रहे हो, स्टेट को स्टैब्लिश कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मिलिट्री फोर्स। अगर आप मिलिट्री फोर्स ही सही नहीं है तो आप कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो एक एरिया, है ना। बोथ द ओटोमन एंड द मुगल एम्पायर वॉज स्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री पावर। तो सिमिलैरिटी यहाँ पे दिखाई गई है ओटोमन और मुगल एम्पायर के बीच में कि दोनों के दोनों स्टैब्लिश किसके थ्रू हो पाए, मिलिट्री पावर के थ्रू स्टैब्लिश हो पाए हैं। Osman laid the foundation of Ottoman Empire by uprooting the Seljuk Turks। तो ओस्मान जो थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओस्मान जो थे उन्होंने फाउंडेशन करा, किसने फाउंडेशन करा, ओटोमन एम्पायर का। सेल्जुक टर्क्स जो थे वो थे ओटोमन एम्पायर में, तो उसको उखाड़ फेंक कर, मतलब उनको हरा कर, सेल्जुक टर्क्स को हरा के ओस्मान ने फाउंडेशन करा ओटोमन एम्पायर का, ठीक है। इन अ सिमिलर फैशन बाबर कुड ले द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया बाय डिफीटिंग सुल्तान इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 CE। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जिस तरीके से ओटोमन एम्पायर का फाउंडेशन ओस्मान ने किया सेल्जुक टर्क्स को हरा के, ठीक उसी तरीके से बाबर ने फाउंडेशन करा मुगल एम्पायर का इंडिया में, किसको डिफीट, किसको हरा के, सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा के। सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसमें हराया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, 1526 CE में। पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से ओस्मान से लेके ये पानीपत तक ध्यान रखना, ठीक है, हाईलाइट कर लेना, ये आपका MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों, अब देखिए ये सिमिलैरिटी यहाँ पे बताई गई है फॉर्मेशन ऑफ द एम्पायर्स के, जो हमारा मुगल एम्पायर और ओटोमन एम्पायर है वो कैसे बना, तो दोनों ही मिलिट्री फोर्स के थ्रू बना है, ठीक है। आगे देखो, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स एंड द यूज ऑफ कैनॉन। अब देयर वाज आल्सो सिमिलैरिटी बिटवीन द टू एम्पायर्स इन द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अब यहाँ पे फिर सिमिलैरिटी दिखाई गई है दोनों एम्पायर्स के बीच में कि जो सोल्जर्स का कलेक्शन है उसके बारे में। देखो, द टू ग्रेट एम्पायर्स दैट रोज रफली द सेम टाइम बिल्ड अप मिलिट्री फोर्स ड्रॉन लार्जली फ्रॉम द नोमैडिक पीपल। द फाउंडर्स ऑफ द एम्पायर्स ड्रू देयर स्ट्रेंथ एट लीस्ट इनिशियली फ्रॉम द टर्किश ट्राइब्समैन हु वर एक्सीलेंट फाइटर्स। मोरओवर द टू एम्पायर्स ओन देयर मिलिट्री सक्सेस टू दैट ऑप्शन ऑफ कैनॉन एज अ मिलिट्री वेपन। देखो कैनॉन क्या है, अब सबसे पहले तो यूज़ ऑफ कैनॉन। कैनॉन क्या चीज़ है, कैनॉन एक लार्ज सिंपल गन है। देखो जो गन होती है ना, गन, तो गन एक बड़ी सी गन है, ठीक है, दैट वाज यूज्ड इन पास्ट टाइम्स। पुराने ज़माने में, मतलब एंशियंट टाइम्स में यूज़ किया जाता था इस गन का फॉर फायरिंग लार्ज स्टोन और मेटल बॉल्स। मतलब जैसे बंदूक होती है तो बंदूक में बुलेट होती है ना, तो वो बुलेट की जगह इसमें क्या होता है, लार्ज स्टोन, बड़े बड़े स्टोन या फिर मेटल के बने हुए बॉल्स होते हैं। तो आप जब गोली मारोगे तो सीधा उस पर जाके लगेगा बंदे पे और वो मर जाएगा, ठीक है, तो वो कैनॉन है, ठीक है। इसको तो मतलब आपके शिप्स में रख के, किसी भी व्हीकल में रख के उसको ऐसे चलाया जाता था उस समय के दौरान। उस समय ये यूज़ किया जाता है कैनॉन। एक लार्ज सिंपल सी गन होती है, ठीक है, पास्ट टाइम्स में यूज़ होती थी। तो ये जो यूज़ ऑफ कैनॉन है ये मुगल एम्पायर भी यूज़ करते थे और ओटोमन एम्पायर भी यूज़ करते थे, ठीक है। और सोल्जर्स की अगर हम बात करें तो देखो जो फाउंडर्स हैं एम्पायर्स ड्यू देयर स्ट्रेंथ एटलीस्ट इनिशियली
फ्रॉम द टर्किश ट्राइब्समैन हु वर एक्सलेंट फाइटर्स। अगर हम बात करें इनकी, देखो ये जो आपके ओटोमन एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, ये जो राइज अप हुए, पहले पहले जब राइज अप हुए तो इनका राइज अप होने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था वो था नोमैडिक पीपल। ठीक है, नोमैडिक पीपल्स के थ्रू ये हो पाए। देखो फाउंडर्स जो थे एम्पायर्स के वो आपके टर्किश ट्राइब्समैन थे जो कि एक्सीलेंट फाइटर्स थे, मतलब बहुत अच्छा ये फाइट करते थे। इसके अलावा इनका मिलिट्री सक्सेस इतना अच्छा था कि इन्होंने जो है अपना मिलिट्री वेपन लाइक केनॉन का यूज़ किया। ठीक है, तो ये एक सिमिलैरिटी है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वास्टनेस ऑफ द एम्पायर्स, यानी कि अब इनका एरिया कितना बड़ा है। ठीक है, तो देखो मुगल एम्पायर और ओटोमन एम्पायर की अगर हम एरिया की बात करें तो ये एक डिसिमिलैरिटी है दोनों के इसमें। ठीक है, देखो कैसे द टू एम्पायर्स आर कंपेरेबल इन respect to the territorial extent in the western world after the fall of the Roman Empire. The Ottoman Empire was the largest in dimension. तो अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो जब रोमन एम्पायर का फॉल डाउन हो गया, रोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ओटोमन एम्पायर, हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था कि रोमन एम्पायर सबसे विशाल एम्पायर था। तो जब रोमन एम्पायर का फॉल डाउन हो गया तो ओटोमन एम्पायर लार्जेस्ट हो गया अपने डायमेंशन में। सिमिलरली इन द ईस्ट ऑफ द मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया वॉज द लार्जेस्ट। अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो मुगल एम्पायर इंडिया का लार्जेस्ट था। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू वॉज द वाइल द ओटोमन एम्पायर एम्ब्रेस्ड एज मैनी एज 3 कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, द मुगल्स एम्पायर वॉज लिमिटेड टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में ओटोमन एम्पायर लार्जेस्ट था अपने डायमेंशन में उस समय का जब रोमन एम्पायर फॉल डाउन हो गया। ठीक है, जब रोमन एम्पायर था तब तो ये रोमन एम्पायर बड़ा था वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन जब फॉल डाउन हो गया रोमन एम्पायर का तो तब लार्जेस्ट डायमेंशन में कौन आया? ओटोमन एम्पायर, लार्जेस्ट डायमेंशन। ठीक उसी तरीके से ईस्टर्न पार्ट में कौन लार्जेस्ट डायमेंशन में था? अपने मुगल एम्पायर। लेकिन फ़र्क इतना था, दोनों के बीच में जो फ़र्क था वो ये था कि ओटोमन एम्पायर में आपके 3 कॉन्टिनेंट्स आ रहे थे, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, जबकि मुगल एम्पायर सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ही लिमिटेड था, इंडिया के अंदर तक ही था, उसके बाहर कॉन्टिनेंट में नहीं गया। ठीक है, सो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन 2 एम्पायर। अब बात करते हैं डिफरेंट पीपल्स एंड डाइवर्स रिलीजन्स। ये एक सिमिलैरिटी यहाँ पे दिखाई गई है। द ओटोमन एम्पायर कॉन्स्टिट्यूटेड डिफरेंट ट्राइब्स एज ऑल्सो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। ओटोमन एम्पायर में आप देखेंगे अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे, ठीक है, जिनका अलग अलग रिलीजन था, अलग अलग धर्म था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ग्रीक्स, आर्मेनियंस, रोमेनियंस, टर्क्स एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूटेड द पॉपुलेशन ऑफ द एम्पायर। ओटोमन में आपके ग्रीक्स थे, आर्मेनियंस थे, रोमेनियंस, टर्क्स, ये सारे आपके डिफरेंट ट्राइब्स के लोग थे। ऑल्सो देयर वर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड सेक्ट्स लाइक द शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड द जूइस। तो ये तो हो गए अलग अलग ट्राइब्स, और यहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स के लोग भी थे, शिया, सुन्नी, मुस्लिम। मुस्लिम्स में 2 होते हैं ना, 2 पार्ट्स, शिया एंड सुन्नी। ठीक है, फिर आपके 2 तरीके के मुस्लिम्स हो गए, देन फिर क्रिश्चियंस और फिर जूइस लोग। In the same way, the Mughal Empire included diverse people like the Marathas, Rajputs, Bengalis and others. अब उसी तरीके से मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके के लोग आ गए आपके, मराठास, राजपूत, बंगाली से अलग अलग। अब वहीं पे आपके रिलीजन की बात करें तो हिंदूज, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड अदर्स। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये एक सिमिलैरिटी यहाँ पे बताई गई है कि डिफरेंट पीपल, डाइवर्स रिलीजन। ओटोमन एम्पायर में भी, मुगल एम्पायर में भी अलग डिफरेंट पीपल थे, डिफरेंट ट्राइब्स के पीपल, और उनका डाइवर्स रिलीजन था। ठीक है, डाइवर्सिटी यहाँ पे दिखाई गई है ओटोमन एम्पायर में, मुगल एम्पायर में। ये एक सिमिलैरिटी हो गई दोनों की। ठीक है, कि यहाँ पे डाइवर्स वाले लोग थे, रिलीजन था उनका। द ट्रेडिशन ऑफ डायनेस्टिक रूल, नेक्स्ट पॉइंट। बोथ द ओटोमन टर्क्स एंड द मुगल्स क्रिएटेड द ट्रेडिशन ऑफ डायनेस्टिक रूल। ओटोमन टर्क्स और मुगल्स दोनों ने ही डायनेस्टिक रूल को फॉलो किया। द ओटोमन एम्पायर वॉज हेडेड बाय द हाउस ऑफ ऑथमैन। ठीक है, एंड द मुगल एम्पायर हैड द तिमुरिड्स एस्टैब्लिश्ड एज द रूलिंग डायनेस्टी। ओटोमन एम्पायर का हेड कौन था? हेडेड बाय द हाउस ऑफ ऑस्मान। और मुगल एम्पायर का क्या था? तिमुराइड्स। ठीक है, जो कि एक रूलिंग डायनेस्टी थी, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया एक रूलिंग डायनेस्टी को। ठीक है, अब बात करते हैं नो रिजिड लॉ ऑफ सक्सेशन, यानी उत्तराधिकारी। सक्सेशन कौन? उत्तराधिकारी। अनदर सिमिलैरिटी बिटवीन द ओटोमन एम्पायर एंड द मुगल एम्पायर वॉज विद रिगार्ड टू द मैटर ऑफ सक्सेशन। अनदर सिमिलैरिटी अगर ओटोमन एम्पायर मुगल एम्पायर की बात करें तो दैट इज मैटर ऑफ सक्सेशन। द कॉमन प्रैक्टिस वॉज दैट द रूलर वॉज सक्सीडेड बाय द एल्डेस्ट सन। कॉमन प्रैक्टिस जो रूलर का हुआ करता था वो ये था कि राजा जब मर जाएगा तो फिर उसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। ठीक है, एल्डेस्ट सन, बड़ा बेटा। येट देयर डेवलप नो रिजिड लॉ ऑफ सक्सेशन इन द 2 रूलिंग हाउसेज ऑफ द एम्पायर, द ओटोमन एम्पायर एंड द मुगल। मतलब कोई एक रिजिड लॉ नहीं था कि हाँ भाई राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था।
मुगल एम्पायर ओटोमन एम्पायर के इसमें, ठीक है, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा ही रूल चलेगा, एक रिजिड है कि भाई कट्टर रूल है, ऐसा नहीं था, ठीक है, नो रिजिड लॉ, ऐसा कोई रिजिड लॉ नहीं था कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं था, ठीक है, राजा का बेटा राजा ना भी बने तो भी चलेगा। तो इस तरीके से मुगल एम्पायर ओटोमन एम्पायर दोनों में ही ये चीज़ थी, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी हुई। सो बेसिकली ज़्यादातर इसमें सिमिलैरिटीज़ ही है। तभी आप जब पढ़ रहे थे तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको यही बताया गया था, रिजेंबल्स हम पढ़ने वाले और कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे, डिफरेंस से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है मुगल एम्पायर और ओटोमन एम्पायर में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। सो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो आप MCQs की प्रैक्टिस करना, पूरे चैप्टर को समझ लिया आपने, सो आप अब पेपर में अच्छे से कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड सेमेस्टर 1 बहुत अच्छा करना अपना, और अपने मार्क्स भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपने कितना स्कोर करे सितंबर में जब आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। बाय बाय दोस्तों।